Today, I am presented before you to discuss a very important concept of the current electricity. यह टॉपिक बोर्ड थ्योरी और प्रैक्टिकल तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहें व वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करने के साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको समझने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉ के बारे में पहले से पता होना चाहिए। अतः चलिए फटाफट हम लोग किरचॉफ्स लॉ रिवाइज कर लेते हैं और उसका प्रयोग करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। 1942 में एक जर्मन भौतिक शास्त्री थे किरचॉफ्स। उन्होंने ओम्स लॉ को एक्सटेंड करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी भी पार्ट में करंट पता करने के लिए दो नियम दिए थे, जो कुछ इस प्रकार से हैं। उसके पहले नियम को हम फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, इन शॉर्ट KCL और जंक्शन रूल भी कहते हैं। ये नियम बड़ा सिंपल सा है। ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। अर्थात किसी भी नेटवर्क में किसी जंक्शन पर बनने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो के बराबर होता है। अर्थात किसी भी जंक्शन में किसी पॉइंट पर आने वाली करंट का सम और जाने वाली करंट का सम जीरो के बराबर होता है। यानी जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट बाहर की तरफ चली जाती है। इसीलिए हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। यानी जितनी करंट उस जंक्शन पे आएगी उतनी ही करंट वहां से बाहर की तरफ जाएगी। यहाँ पर हमने एल्जेब्रिक सम की बात किया हुआ है, इसलिए एल्जेब्रिक सम को मानने के लिए हम साइन कन्वेंशन अडॉप्ट कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी साइन कन्वेंशन को अडॉप्ट कीजिए, आप इससे अलग या इसके विपरीत भी साइन कन्वेंशन मान सकते हैं, लेकिन रिजल्ट यही सेम ही रहेगा। हम यहाँ जो साइन कन्वेंशन मान रहे हैं, द इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव while the outgoing currents away from the junctions are taken negative। इसका मतलब जो करंट हमारे जंक्शंस की तरफ आ रही होगी हम उसको पॉजिटिव लेंगे तथा जो करंट जंक्शन से दूर की तरफ जा रही होगी, बाहर की तरफ जा रही होगी, हम उसको निगेटिव लेंगे। यहाँ पर इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लिया हमारा जंक्शन पॉइंट O है। जंक्शन पॉइंट O पर हमारी I1 करंट और I4 करंट अंदर की तरफ आ रही है तथा I2, I3 और I5 करंट बाहर की तरफ जा रही है। तो इस अवस्था में हमारा I1 और I4 पॉजिटिव होगा तथा I2, I3 और I5 निगेटिव होगा। तो हम जंक्शंस का फर्स्ट रूल अगर लगाएं तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। और इन शॉर्ट वी कैन राइट सिग्मा I एट द जंक्शन पॉइंट O इज इक्वल टू 0। यहाँ ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जंक्शन के किसी भी पॉइंट पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। अर्थात जितने चार्ज उतने ही समय में अगर एंटर कर रहे हैं उतने ही समय में उतने चार्ज वहां से बाहर की तरफ भी जाने चाहिए। वहां चार्ज किसी भी पॉइंट पर एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। सो वी कैन से दैट द चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट अ जंक्शन। द नंबर ऑफ द चार्जेस दैट अराइव एट अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम must leave in the same time in accordance with the conservation of the charges. So now let us discuss the second rule, which is the most important rule and most practically applicable rules. ज्यादातर लोगों को इसी रूल्स में दिक्कत आती है। ये रूल्स क्या कहता है इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। अराउंड एनी क्लोज लूप, पहली बात तो ये कि ये क्लोज लूप के लिए बात करता है। अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ द नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस changes in potential must be the zero, that is the delta V is equal to 0। या हम ये कह सकते हैं किसी भी क्लोज नेटवर्क में change in potential या change in the potential drops that is equal to the 0, that is algebraic sum is equal to 0। यानी किसी भी नेटवर्क में बनने वाले पोटेंशियल ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम अगर हम लेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। एल्जेब्रिक सम फिर कह रहे हैं, यानी हमें साइन कंसीडर करना पड़ेगा। या हम इसी को दूसरे सिंपल वर्ड्स में कहें जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे तो हम कहेंगे तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड द EMFs along any closed path in an electrical network is always equal to 0। That is the summation of the EMFs along a closed loop is equal to summation of the product of the resistance into current। इसको अच्छी तरह से समझने से पहले हम यहाँ पे साइन कन्वेंशंस को फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्जेब्रिक सम की बात किया है तो यहाँ पे मानने वाला साइन कन्वेंशन हम ये करेंगे कि अगर हम बैटरी के किसी बैटरी में
अगर ट्रेवर्स करते वक्त हम उसके निगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ बनने वाले ईएमएफ को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तथा इसका अपोजिट, अगर हम किसी भी सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं तथा निगेटिव टर्मिनल से बाहर जाते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स होते हुए, तो यहाँ पर बनने वाले ईएमएफ को हम लोग निगेटिव लेंगे। या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, सिंपल शब्दों में, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी सेल के पॉजिटिव प्लेट से बाहर हो रहे हैं, अगर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं लूप को ट्रेवर्स करते हुए अगर हम पॉजिटिव प्लेट से बाहर हो रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, और अगर हम निगेटिव प्लेट से बाहर हो रहे हैं तो ईएमएफ हमारा निगेटिव होगा। इज इट ओके? सो द सेकेंड, the two other points are there. According to that, if we are traversing the loop and suppose in this loop we have assumed and we are moving either clockwise or anti-clockwise in the loop, हम लूप को ट्रेवर्स करेंगे या तो क्लॉकवाइज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा करें। लेकिन अगर हम इस लूप में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिधर भी ट्रेवर्स कर रहे थे और हमारे एज्यूम्ड करंट की दिशा उस रजिस्टर में, इसकी दिशा और ट्रेवर्स करने की दिशा दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ आई आर के प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर हमारा किसी लूप में हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा कुछ इस प्रकार से है, लेकिन करंट, एज्यूम्ड करंट के आने की दिशा इस प्रकार से, दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर आई इंटू आर के प्रोडक्ट को हम निगेटिव लेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम इसी 4 रूल्स को पढ़ते हुए, ये जो साइन कन्वेंशन हमने माना है, इसी को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर लूप ए सी बी ए को देखते हैं। ए सी बी ए को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम अगर ये कहें कि E1 बैटरी से करंट निकली और पॉइंट ए पर आएगी, उसी तरह से E2 बैटरी से करंट आएगी। हम E1 बैटरी से निकलने वाली करंट को अगर I1 मान लें और E2 बैटरी से निकलने वाले सेल को करंट को हम I2 मान लें, तो यहाँ दोनों से आने वाली करंट I1 और I2 दोनों यहाँ पर पॉइंट ए पर जाकर के कंबाइन होती हैं। कंबाइन होने के बाद यहाँ से ए से सी तक में जो आएगा करंट I1 प्लस I2 होगा। I1 प्लस I2 जब यहाँ पॉइंट सी पर आएगा तो क्योंकि बैटरी E1 ने I1 करंट दिया था, इसलिए I1 करंट इसको फिर से रिटर्न बैक हो जाएगा, तथा बैटरी E2 ने I2 करंट दिया था, इसलिए इसको I2 करंट रिटर्न हो जाएगा। इस प्रकार से हम करंट का डायरेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम उसमें करंट की डायरेक्शन सही सही बना लें। अब अगर हम लूप ACBA को देखते हैं, ACBA में अगर हम देखें, जब हम A से C की तरफ आ रहे थे, हम मानते हैं कि हम इस प्रकार से लूप में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं लूप में, तो A से C की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पे चलने की हमारे करंट की दिशा और हमारे ट्रेवर्स करने की लूप में दिशा दोनों एक दूसरे के सेम ही है, एक ही दिशा में दोनों जगह चल रहे हैं। इसलिए यहाँ प्रोडक्ट जो होगा I1 प्लस I2 और R2 का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं विद इन ब्रैकेट I1 प्लस I2 ब्रैकेट क्लोज इंटू R2 एज अ पॉजिटिव। इसी प्रकार से जब हम यहाँ से आ करके यहाँ से ऊपर B से C जब बाहर की तरफ निकलते हैं, प्रोडक्ट R1 में जाते हैं, तो देखिए हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज थी, तो R1 रेजिस्टेंस में हमारी ट्रेवर्स करने की दिशा तथा करंट की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए वहां पर इसके प्रोडक्ट को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अब हम बैटरी में निगेटिव प्लेट से एंटर कर रहे हैं और पॉजिटिव प्लेट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसके ईएमएफ को पॉजिटिव लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट क्लोज R2 इज इक्वल टू E1 विथ पॉजिटिव साइन। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सेम रूल्स लूप ACDA के लिए लगाएं, अगर हम लूप ACDA के लिए लगाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर जब हम A से C की तरफ चल रहे थे, तो हमारा करंट की दिशा और ट्रेवर्स करने की दिशा हम यहाँ पर क्लॉकवाइज मान लेते हैं कि हम इस लूप में क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ट्रेवर्स करने की दिशा तथा करंट की दिशा दोनों ही एक ही दिशा में है। इस स्थिति में यहाँ पर I1 प्लस I2 इंटू R2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव लिया जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं I1 प्लस I2 विद इन ब्रैकेट इंटू R2 पॉजिटिव साइन
और यहां से जब हम ये I2 करंट रेजिस्टेंस R3 से पास होती है, रेजिस्टेंस R3 के से पास होती है, तो यहाँ पर बनने वाला हमारा, फिर से देखिए, हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा तथा करंट की दिशा उस लूप में दोनों एक ही है, इसलिए इसके प्रोडक्ट को फिर से हम पॉजिटिव लेंगे तो बनेगा I2 इंटू R3। और हम जब ट्रेवर्स कर रहे थे तो हम यहाँ नेगेटिव प्लेट से एंटर कर रहे हैं E2 सेल में तथा पॉजिटिव प्लेट से बाहर जा रहे हैं, इसलिए हम इसको फिर से पॉजिटिव बोल देंगे। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा I1 प्लस I2 विद इन ब्रैकेट इंटू R2 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E2। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। यहां पर हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ के रखना चाहिए कि हम पाथ को किसी भी दिशा में ट्रेवर्स कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमें सहूलियत हो। अब अगर ये हमने समझ लिया है तो इसके आगे हम लोग किरचॉफ्स रूल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। किरचॉफ्स रूल्स को समझते हुए अब हम अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ चलें तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ द 4 resistors used to determine one of these resistances quickly and accurately in terms of the remaining 3 resistances। यानी हम ये कहें कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टर्स एक साथ स्क्वायर के एजेस के टर्म्स में साइड में इस तरह से ज्वाइंट होते हैं, जिसमें हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग ये नोन रेजिस्टेंस PQR यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, PQR के टर्म्स में इसकी रेजिस्टेंस S जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे और इसकी वैल्यू बहुत जल्दी से और बहुत एक्यूरेटली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी वैल्यूज बहुत एक्यूरेटली निकाल पाते हैं। इसके लिए हम करते क्या है कि एक स्क्वायर के मान लेते हैं कि अगर एक स्क्वायर ABCD लिया हमने, इस स्क्वायर के एजेस में, इसके स्क्वायर के एजेस के क्रॉस हम लोग 4 रजिस्टर्स P Q R और S इज द अननोन रजिस्टर्स, इसको जोड़ देते हैं। तथा हम जानते हैं कि एक स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, तो एक डायगोनल के अक्रॉस हम लोग एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं तथा दूसरे डायगोनल के अक्रॉस हम बैटरी जोड़ देते हैं। सर्किट क्लियर है? अब यहां पर हम अगर एज्यूम्ड करंट की पहले दिशा समझ लें तो हम ये मानते हैं कि बैटरी E से I करंट निकलती है, I करंट पॉइंट A तक जाती है, पॉइंट A पर जाने के बाद I करंट स्प्लिट कर जाती है, 2 हिस्से में बढ़ जाती है। तो हम A से B में अगर जाने वाली करंट को I1 बोलें तथा A से D में जाने वाली करंट, अगर हमारी यहाँ से एक पॉइंट A पर I करंट थी और यहाँ पर A से B में I1 करंट गई है, तो A से D में I माइनस I1 करंट जाएगी एज पर द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। इज इट ओके? पॉइंट D पर गया। उसी प्रकार से जब ये पॉइंट B पर जाती है हमारी करंट, पॉइंट B पर जब I1 करंट जाती है तो यहाँ से फिर से स्प्लिट करती है। यहाँ से स्प्लिट करने का एक करंट IG जो होता है इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो करती है। तो हम देख सकते हैं अगर I1 करंट इनपुट हो रही थी पॉइंट B पर और IG करंट यहाँ से ड्रैग हुई थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो बची हुई करंट I1 माइनस IG ये साइड BC के रजिस्टर्स क्यूब से होती हुई पास आउट होगी। उसी वक्त यहाँ से जो I1 माइनस IG A से D तक जो आई थी करंट इस एज में बह रही थी, ऊपर से आने वाली करंट IG यहाँ पर मिलेगी। दोनों इनपुट हो रही हैं, दोनों अंदर की तरफ करंट जा रही हैं, तो बाहर जाने वाली करंट जो हो जाएगी इनके समेशंस के बराबर हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं I माइनस I1 प्लस IG। ये इतनी करंट यहाँ रजिस्टर S से क्रॉस करेगी। जब ये यहाँ पर जाएगी तो आप ये देख सकते हैं पॉइंट C पर I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG, दोनों को अगर प्लस करें तो I बनेगा करंट, जो कि I करंट यहां से बैटरी को वापस मिलेगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसको किरचॉफ्स रूल्स को अच्छे से लगा सकते हैं। अगर हमने किरचॉफ्स रूल को यहाँ लगा लिया तो उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ भी नहीं है, आपका बहुत सिंपल सी चीज है। हम यहाँ पे 2 लूप्स को कंसिडर कर लेते हैं। एक लूप ये बना हुआ है आपका ABDA तथा एक लूप है आपका CBDC। इन 2 लूप्स को हम कंसिडर करते हैं और इन दोनों लूप्स में हम किरचॉफ्स का सेकंड रूल्स 1 बाय 1 करके लगा देते हैं। अगर हम लूप ABDA में अगर हम इसको किरचॉफ्स के रूल को लगाना चाहें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं I1P1। देखिए I1P1 हमारा रजिस्टर P है, रेजिस्टेंस P में I1 करंट फ्लो कर रही थी। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे मूव करने की दिशा
हमारे मूव करने की दिशा क्लॉकवाइज है इस सर्किट में, तो I1 और करंट की दिशा और यहाँ पर हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा दोनों एक ही हो जाती है, यानी यहाँ पर बोलते I1P पॉजिटिव बोलते। हम यहाँ पर एक बार मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ट्रेवर्स अपोजिट कर रहे थे, हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर रहे थे। एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करने का मतलब हुआ कि AB में जो हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा है तथा करंट की एज्यूम्ड करंट की जो दिशा है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर जो IR का प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं I1P माइनस साइन, और अगर हम ये यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए फिर यहाँ पे दूसरे उसमें जाते हैं G में, जब जाते हैं गैल्वेनोमीटर में, तो देखिए हमारे जाने की दिशा ऊपर की तरफ थी, हमारे जाने की दिशा ऊपर की तरफ थी, ऐसे है, तथा इसमें बहने वाली करंट अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं यहाँ पर, इसलिए हम इसके IG करंट इनटू इसके गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट को निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं IG इंटू G विथ माइनस साइन, प्लस जब हम ये करंट यहाँ से हमारी ट्रेवर्स करते हुए यहाँ इस A से D एज पे आती है, रजिस्टर R के थ्रू क्रॉस जाती है, तो देखिए हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा तथा इसमें करंट की दिशा दोनों एक ही डायरेक्शन में थी, इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट I माइनस I1 इंटू R को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा I माइनस I1 विद इन ब्रैकेट इंटू R पॉजिटिव बनेगा, लेकिन इस पूरे लूप में कोई भी EMF सोर्स नहीं लगा है, इसलिए इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा माइनस I1P माइनस IG इंटू G प्लस I माइनस I1 इंटू R दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ जो कि क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसी प्रकार से BCDB, दूसरा जो लूप हमारा पड़ा हुआ है BCDB में अगर हम इसी रूल को लगाते हैं, तो फिर से देखिए हम यहाँ पर क्या पा सकते हैं, माइनस I1 माइनस IG। यहाँ पर हम यहाँ फिर से जो बनने वाली करंट है, या हम उस लूप में एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करते हैं, और यहाँ पे बनने वाली करंट देखिए हमारी इस दिशा में है, B से C की तरफ आ रही। तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा से करंट की दिशा थी, दोनों रजिस्टर Q में एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर हम इसके प्रोडक्ट को बोल सकते हैं, इनके प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं निगेटिव। हम यहाँ जो रिप्रेजेंट करेंगे इनके प्रोडक्ट को निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम बोलेंगे I1 माइनस IG इंटू Q, रजिस्टर Q। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो जब हम यहाँ रजिस्टर S में आते हैं, तो रजिस्टर S में हम अगर आए तो देखिए हमारे जाने की दिशा तथा रजिस्टर S में बहने वाली करंट की दिशा एक ही है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG जो कि करंट रजिस्टर S में बह रही थी, इंटू S, इन दोनों का प्रोडक्ट हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और जब हम यहाँ से रजिस्टर्स में से होते हुए गैल्वेनोमीटर में जब आ रहे थे, तो हमारे ट्रेवर्स करने की दिशा तथा यहाँ पर बनने वाली करंट की दिशा एक ही थी, इसलिए हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो हम बोल सकते हैं IG इंटू G विथ पॉजिटिव साइन, their product is equal to 0 since there is a no source of the EMF। अब जब हम इसको लगाते हैं, जब इस सर्किट को हम फॉर्म करते हैं, तो हम यहाँ पे नल डिफ्लेक्शंस की स्थिति को प्राप्त करते हैं। नल डिफ्लेक्शन की स्थिति को प्राप्त करने का मतलब क्या होता है कि हम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं, बैलेंस कंडीशंस को प्राप्त करते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो उस स्थिति को हम कह सकते हैं IG इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट इन द बैलेंस कंडीशन the current IG is equal to 0. If the current IG is equal to 0 in the balance condition, so we can put IG is equal to 0 and IG is equal to 0 in above two equations. On that time we will get the further simplified equation as this one, that will be equal to within bracket I minus I1 into R is equal to I1P, and second equation will be converted to the I minus I1 into S is equal to I1Q. अब सिंपली अगर हम इसको डिवाइड कर लें या मैनिपुलेट कर लें, तो हमें I माइनस I1 से I माइनस I1 कट गया, तो R बाई S इज इक्वल टू P बाई Q, या सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। जनरली हम इसको इसी प्रकार से याद करते हैं, यहाँ रजिस्टर्स को आप PQRS की जगह किसी भी प्रकार से रिप्रेजेंट कर लीजिए, लेकिन जो हम कहेंगे
कि किसी भी दो एजेस का बनने वाला जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो होगा बाकी दो जो साइड की एजेस में रेजिस्टेंस लगे हैं उनके रेजिस्टेंस के रेशियोज के बराबर होता है। इज इट ओके? अब अगर एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जनरली नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ इसको समझना जरूरी है कि प्रैक्टिकल पर्पस में इसका बड़ा यूज करते हैं हम लोग। कब हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर हमारा सेंसिटिव है या व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कब सेंसिटिव है? सेंसिटिव होने का मतलब है कि अगर हम रजिस्टर को थोड़ा सा वेरिएट करें, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा वेरिएट करें तो गैल्वेनोमीटर में अच्छा खासा डिफ्लेक्शन मिले, ताकि हम नल पॉइंट्स को बड़े अच्छे से एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकें। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, तो हमें नल पॉइंट एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिव स्टेज प्राप्त करना चाहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, ताकि हमें अच्छे से अच्छा उसका डिफ्लेक्शन मिल सके, सेंसिटिव डिफ्लेक्शन मिल सके और एग्जैक्ट रीडिंग आ सके। तो सेंसिटिविटी के लिए, सेंसिटिविटी हमारी गैल्वेनोमीटर की व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस इन द फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज। The bridge is most sensitive. The bridge is most sensitive when the resistances are of the same order. इसका मतलब कि अगर हमारे जो रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं वो कंपेरेबल है एक दूसरे के, सेम ऑर्डर के हैं, तब हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर हम जो रजिस्टर लगा रहे हैं एक दूसरे के कंपेरेबल है, ऐसा नहीं कि एक जगह हमने 1 ओम लगाया है दूसरे एज में 100 ओम लगा दिया, वो कंपेरेबल नहीं हुआ, तो उस वक्त उसकी सेंसिटिविटी बहुत ही घट जाएगी। इसलिए हम जब भी रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं इस प्रकार से लगाते हैं कि वो सेम ऑर्डर के हों। नंबर सेकंड कैन बी एक्सप्लेन एज रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। दिस आल्सो अफेक्ट्स द सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको बताने के लिए दो लोगों ने अपना अपना मत दिया था। कैलेंडर ने बोला, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, फॉर द ग्रेटर सेंसिटिविटी of the Wheatstone bridge, the batteries should be so connected that the resistance in series with the resistance to be measured is greater than the resistance in parallel with it. इसका मतलब अगर हम S रजिस्टर्स को फाइंड आउट कर रहे थे, हमारा अननोन रजिस्टर अगर S था, तो S रजिस्टर्स के जो सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, यानी रजिस्टर R जो था हमारा पिछले फिगर में जो बना हुआ था, ये रजिस्टर R बाकी P और Q से ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उस स्थिति में हमारा इसकी जो सेंसिटिवनेस होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की ज़्यादा होती है। दूसरा, मैक्सवेल ने भी इसको बताया था, अपने शब्दों में बताया, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, फॉर द ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज आउट ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, द वन हैविंग द हायर रेजिस्टेंस। जनरली हमारा बैटरी ही हायर रेजिस्टेंस की होती है, तो इन्होंने कहा द वन हैविंग द हायर रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन द जंक्शन ऑफ द टू हाईएस्ट रेजिस्टेंसेस एंड द जंक्शन ऑफ द टू लोवेस्ट रेजिस्टेंसेस। यानी मैक्सवेल ने कहा कि हमारे जहां पर दो रेजिस्टेंसेस जो हाईएस्ट और दो लोवेस्ट रेजिस्टेंसेस जहां पर कंबाइन हो रहे हैं, उनके बीच में हमारी बैटरी या जो भी गैल्वेनोमीटर या बैटरी है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसको जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे जनरली हमारा बैटरी का ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको बैटरी जोड़ लेते हैं और इन दो टर्मिनल्स के बीच में हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ लेते हैं। आई थिंक अप टू हियर इट्स क्लियर। सो थैंक्स। आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। वी स्टॉप हियर अवर डिस्कशंस। The remaining important points of this chapter we will discuss in the next video. To remain updated, kindly don't forget to like, subscribe and share my channel. Thanks a lot and bye bye till next video. Thanks a lot.